बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम बोर्ड के पेपर्स में आने वाले बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तजज़ी के तरीके से हमने इसको हल करना है x की 2 इज इक्वल टू x को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ दोबारा उतारेंगे। x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद ये जो x वाली टर्म है इसको उठा के आपने लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, यानी x स्क्वायर यहाँ पे x प्लस में है, लेफ्ट साइड पर जाकर ये माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं, यानी x जो है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे। ये x जो है इस x स्क्वायर को जब डिवाइड करेगा तो इसमें से एक x रह जाएगा, माइनस ये x जब x पर डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन गए हैं, इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ इधर या तो ये वाला जो पहला फैक्टर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर x माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास x माइनस 1 जो है यहाँ पे 1 माइनस में है, दूसरी साइड पर जाकर ये जो 1 है ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का बन जाएगा 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड रिमाइंडर। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके रिमाइंडर फाइंड करना है। इफ 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर इस पोलिनोमियल को हम इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करें, तरकीबी तकसीम के तरीके से 5x की 4 प्लस x की 3 माइनस 3x को x माइनस 2 पर तकसीम करके बाकी मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो पोलिनोमियल्स गिवन हैं, हमने इन दोनों पोलिनोमियल को डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके, और उसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी बाकी मालूम करना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास बाकी वैल्यू बचेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों पोलिनोमियल्स में से जो बड़ा पोलिनोमियल है, लेट्स सपोज हम इसको नाम देते हैं p ऑफ x का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जो बड़ा पोलिनोमियल है, इस बड़े पोलिनोमियल को हम वेरिएबल की पावर के लिहाज से तरतीब में लिखेंगे और इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 5x की 4, उसके बाद x की 3 वाली टर्म आ जाएगी प्लस x की 3, उसके बाद x की 3 के बाद x की 2 वाली टर्म इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0x की 2, क्योंकि x की 2 वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं थी, तो उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे 0x की 2। उसके बाद x की 2 के बाद x की पावर 1 वाली टर्म होनी चाहिए, तो x की पावर 1 वाली टर्म यहाँ पर मौजूद है, तो उसको हम लिखेंगे माइनस का 3x। अब x की पावर 1 के बाद इसके अंदर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए थी, तो कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पर हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो बड़ा पोलिनोमियल है इसमें क्योंकि वेरिएबल की जो बड़ी पावर 4 थी, तो फिर इसके अंदर 5 टर्म्स होनी चाहिए थी, जबकि इस पोलिनोमियल में क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो इसके अंदर 2 टर्म्स जो है वो मैंने खुद से ऐड कर दी हैं। तो 5x की 4, अगर x की पावर 4 वाला वेरिएबल होगा तो उसके अंदर 5 टर्म्स आपने पूरी करनी है, 1 2 3 4 5। अगर x की पावर 3 से स्टार्ट होगा ये पोलिनोमियल, तब आपने 4 टर्म्स पूरी करनी है। टर्म्स कैसे पूरी करनी है, वेरिएबल की पावर के लिहाज से उनको
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर्स को, यानी 5x की 4 के बाद अगली टर्म x की 3 वाली आ जाएगी जो कि इसके अंदर मौजूद थी। अब x की 3 के बाद x की 2 वाली टर्म इस पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद नहीं थी, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, प्लस का 0x की 2, और माइनस 3x की पावर 1 वाली टर्म थी तो माइनस 3x उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो उसकी जगह पर 0 पुट कर दिया। अब हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 पर, तो x माइनस 2 को क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये माइनस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 2। अब ये जो हमने पॉलिनोमियल को पावर के लिहाज से तरतीब में लिखा है, अब हम इसके कोफिशिएंट्स को उतार लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में जो बड़ा पॉलिनोमियल होता है तो हम इसके जब ये अरेंज हो जाता है पॉलिनोमियल तो इसके कोफिशिएंट्स को हम उतार लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो -3 है। माइनस डियर स्टूडेंट्स आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करना है, प्लस को उतारें या ना उतारें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस जो है वो लाजमी उतारेंगे। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमारे पास इसके अंदर 0 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब जो पहली वैल्यू है 5 इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार देते हैं। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 दार 10। 10 के अंदर 1 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 11। अब 2 को दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 टू द 22, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22। अब 22 के अंदर 0 को जब ऐड करेंगे तो ये 22 ही आ जाएगा। अब दोबारा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो ये हो जाएगा 44। 44 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 41। अब इस 41 को दोबारा इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 82। 82 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 82 ही आ जाएगा। ये जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म बचती है इसको रिमाइंडर कहा जाता है। ये जो हमारे पास टर्म्स बची हैं ये हमारे पास इन टर्म ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इनकी हेल्प इनसे क्या बन जाएगा, कोशिएंट बन जाएगा हमारे पास। और ये जो हमारे पास लास्ट वाला जो वैल्यू आई है इस लास्ट वाली वैल्यू को रिमाइंडर कहा जाता है। तो जो कोशिएंट हमारे पास आएगा, कोशिएंट बनेगा इस दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी वो 4 थी, तो कोशिएंट यानी डिवाइड करने के बाद अब जो इसकी 4 डिग्री थी वो एक कम हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5। पहले पॉलिनोमियल की डिग्री 4 से स्टार्ट हो रही थी तो अभी 1 डिग्री कम होके x की पावर यहाँ पे लगा देंगे 3 प्लस 11 के साथ लगा देंगे x की 2 प्लस 22 के साथ लगा देंगे x की पावर 1, उसके बाद प्लस का 41 और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास निकला 82। रिमाइंडर को हम बाकी भी कहते हैं। तो यही हमने आंसर निकालना था कि रिमाइंडर जो है वो दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद क्या निकलेगा, तो वो हमारे पास निकलेगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a एंड b। a और b को हमने फाइंड करना है। इफ 3 minus 2a b minus 1 is equal to a minus 7 2b plus 5। हमें दो ऑर्डर पेयर्स गिवन है, दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है। इसमें हमने क्या करना है, a और b को फाइंड करना है। a और b की कीमत मालूम करें। अगर 3 minus 2a b minus 1 ये वाला ऑर्डर पेयर a नफी 7 2b plus 5 इस ऑर्डर पेयर के इक्वल हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्डर पेयर को उतार लेंगे। 3 minus 2a कॉमा b minus 1 इज इक्वल टू a minus 7 2b plus 5।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑर्डर पेयर हैं और दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो इसमें क्या होगा, इस ऑर्डर पेयर का पहला जो कंपोनेंट है वो इस दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा और दूसरे वाला कंपोनेंट दूसरे वाले के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहला कंपोनेंट उतारेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2a। दूसरे पेयर के अंदर भी हम पहला कंपोनेंट उतारेंगे a - 7। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल थे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो अगला कंपोनेंट है b - 1, ये b - 1 सेकंड कंपोनेंट है, ये इस सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा 2b + 5। यानी पहली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब आगे फर्दर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2a दोबारा हम उतार लेंगे और प्लस का a, इस a वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा a वाली टर्म को, तो प्लस का a वहाँ जाकर -a हो जाएगा इज इक्वल टू ये -7 जो है ये हम दोबारा लिख लेंगे। यहाँ से जो +3 है वो राइट साइड पे आ जाएगा और वो हो जाएगा -3। हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले आए और जिसमें वेरिएबल a था जिन टर्म्स में उनको हमने एक तरफ कर दिया। अब इन दोनों का साइन सेम है, -2 के अंदर जब -1 ऐड होगा, दोनों के साइन सेम है तो ये दोनों टर्म ऐड होके 2 में जब ये 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3a और माइनस का 3a आएगा क्योंकि इनमें से बड़ा साइन, बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो माइनस है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी दोनों टर्म्स इनका साइन सेम है तो 7 के अंदर 3 प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 और 10 भी माइनस का बनेगा क्योंकि इन दोनों में से भी बड़ी टर्म जो है वो माइनस की है। अब जो -3a है वो a में -3a के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -10 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10/3। उसके बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म्स हम एक तरफ लेके चले जाते हैं और b वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हम उतारेंगे b को, यहाँ पर जो 2b पॉजिटिव है ये दूसरी साइड पे जाकर -2b हो जाएगा इज इक्वल टू +5 को हम एज इट इज दोबारा लिखेंगे। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म -1 है ये जब राइट साइड पर जाएगी तो ये बन जाएगा +1। अब यहाँ पर b पॉजिटिव है, यहाँ पर 2b नेगेटिव है, इन दोनों के साइन चेंज है तो जब दो टर्म्स एक जैसी हों उनके साइन चेंज होते हैं तो वो दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो जाती हैं। 2 में से यहाँ पे 1 को माइनस करेंगे तो 1 हम नहीं लिखते होते और इन दोनों में से क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो 2b है तो बड़ी टर्म वाला साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 5 के अंदर जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6। अब ये जो माइनस है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और b इज इक्वल टू आ जाएगा -6। इस तरीके से हमारे पास b का जो रिजल्ट आ जाएगा, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -6 और हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट cot थीटा secant थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। साबित कीजिए कि cot थीटा इंटू secant थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेकेंट थीटा के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा उतार लेंगे, cot थीटा मल्टीप्लाई बाय secant थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन बनता है cot थीटा मल्टीप्लाई बाय secant थीटा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें याद होना चाहिए कि जो cot थीटा होता है ये इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के। और इसी तरीके से
जो सीकंड थीटा है ये कॉस थीटा के उलट होता है, यानी ये इक्वल हो जाएगा 1 कॉस थीटा के। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉट थीटा है ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की। इसी तरीके से जो सीकंड थीटा है, सीकंड थीटा इक्वल होगा 1 कॉस थीटा की। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, ऊपर से रह जाएगा 1 और नीचे से रह जाएगा साइन थीटा। अब ये जो 1 साइन थीटा है ये इक्वल होता है कोसेकंड थीटा के, क्योंकि ये भी हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि कोसेकंड जो थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये इक्वल होता है 1 साइन थीटा के। तो लिहाजा 1 साइन थीटा की जगह पर हम कोसेकंड थीटा को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 साइन थीटा की जगह पर मैंने कोसेकंड थीटा पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। साबित कीजिए 1 नफी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा उतार लेंगे। 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन हम उतार लेंगे 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस में लिखे हुए हैं। तो हम जब दो फैक्टर्स हमारे पास हों, यानी तो यहाँ पर जो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस हों, तो उसमें हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, यूजिंग यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब साइन से मिलकर ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब 1 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने याद रखना है कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। इन दोनों की जगह पर हम 1 को पुट कर सकते हैं और 1 की जगह पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 है, हम इस 1 को चेंज करके ये दो वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम दोबारा उतार लेंगे। अब क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर थीटा ही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। हमने हल करना है एक मसावात को 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू
25/4। अब हल करने का मतलब ये है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को जब हम ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और राइट साइड के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 25 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 5 आता है, और जो 4 का स्क्वायर रूट आता है वो 2 आता है। और जब स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर हम प्लस माइनस भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बन जाएंगे, एक मरतबा हम पूरी वैल्यू लिखेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन जाएंगे, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, एक दफ़ा आ जाएगा प्लस का 5/2 और एक दफ़ा 2x माइनस 1/2, एक दफ़ा आ जाएगा माइनस का 5/2। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 1/2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5/2, माइनस का 1/2 दूसरी तरफ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2x माइनस 1/2 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 माइनस 5/2। अब हम यहाँ पर दो फ्रैक्शंस के दरमियान जब प्लस या माइनस आ जाए तब हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये जो दोनों डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ में बटे के नीचे 2 आ रहा है, तो इस 2 को हम 1 टाइम लिख लेंगे और ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। और यहाँ से भी क्या होगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फ्रैक्शंस हैं, दो बटे वाली वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान जब प्लस या माइनस आ जाए तब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते होते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और जब नीचे वाले दोनों वैल्यू सेम हों एलसीएम के तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है उनको हम ऐसे ही उतार देते हैं 1 - 5। अब नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, और 2x इज इक्वल टू 1 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो दोनों नंबरों के साइन चेंज है, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो -4/2 आ जाएगा। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 के। और यहाँ पे क्या होगा 2 को जब 4 पर डिवाइड करेंगे 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 के। 2x इज इक्वल टू आ गया है 3 के, और 2x यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया है -2 के। अब 2 जो है वो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर भी 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के अंदर, तो दूसरी साइड पर जाकर जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/2। तो यहाँ पे 2 को 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा और x का रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा -1। इस तरीके से हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं 3/2 और -1। अब इन दोनों आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 और -1। तो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लास्ट में हमें सॉल्यूशन सेट उस इक्वेशन का लाजमी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x की वैल्यू है हमारे पास ABC, सेट x है गिवन है हमें, और एक सेट y गिवन है, इसकी वैल्यू है हमारे पास DE, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं
वो DE हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई बाय x, तो हमने x मल्टीप्लाई x सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन हो, y की वैल्यू ये गिवन हो, तो हमने x मल्टीप्लाई x में अरकान की तादाद मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो सेट्स हमें गिवन है उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है ABC और y की वैल्यू है हमारे पास DE। तो अब हमने करना क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x के अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला सेट भी x है और दूसरा सेट भी x है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, क्योंकि पहला सेट x है तो x के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, x के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3, तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आ जाएगा 3। अब जो दूसरा सेट है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है वो सेट भी x है, तो x सेट के तो उस सेट के दूसरे सेट के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद 3 आ जाएगी। तो दोनों सेट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 3 है। अब जब हम इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद बन जाएगी वो बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9। यानी जितने जब दो सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एलिमेंट्स की तादाद भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में हम क्या लिखेंगे, सेट x, पहला सेट x है दूसरा भी सेट x है, तो सेट x में अरकान की तादाद 3, दूसरी मरतबे में हम लिखेंगे सेट x में अरकान की तादाद 3। तो जब हम उन दोनों सेटों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट x मल्टीप्लाई x में अरकान की तादाद क्या बन जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो सेट x हैं और दोनों के अंदर अरकान की तादाद 3 3 है, तो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके तो इसमें जो x मल्टीप्लाई बाय x वाला सेट होगा उसके अंदर अरकान की तादाद बन जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट 25 डिग्री 30 मिनट टू डेसिमल डिग्रीज, यानी 25 डिग्री और 30 मिनट को इशारिया डिग्री के अंदर तब्दील करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा उतार लेंगे, 25 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें जो पहली वैल्यू है 25 ये डिग्री के अंदर है और दूसरी वैल्यू 30 है ये मिनट के अंदर है। हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है डिग्री के अंदर चेंज करना है, तो पहला हिस्सा डिग्री में है और दूसरा हिस्सा मिनट में है। इस दूसरे हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन पूरी वैल्यू जो है वो डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो क्या करेंगे हम, 25 तो पहले ही डिग्री में है इसलिए 25 को हम दोबारा उतार लेंगे, आगे लिखेंगे हम प्लस। अब क्योंकि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं तो लिहाजा मिनट को जब भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मिनट है ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से हम क्या लिखेंगे, 25 डिग्री को हम दोबारा उतार लेंगे प्लस, जब हम 30 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिग्री। तो ये जो 30 मिनट था ये 60 पे डिवाइड होने के बाद 0.5 बन जाएगा और डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ क्योंकि डिग्री में आ गई हैं अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 25.5 डिग्री। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 25.5 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है ये इशारिया डिग्री के अंदर तब्दील हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी मिनट्स मेक 2 राइट एंगल्स, यानी 2 कायमा ज़ावियों के अंदर कितने मिनट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 1 राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। 1 राइट एंगल का मतलब है कायमा ज़ाविया, एक कायमा ज़ाविया
90 दर्जे का होता है। और अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री का है तो 2 राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल 90 का है तो 2 राइट एंगल कितने के हो जाएंगे? 2 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 राइट एंगल्स हमारे पास हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी 2 कायमा ज़ाविये ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे 90 ज़रब 2 180 डिग्री। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 180 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होंगे? तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स इन 2 राइट एंगल्स। तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट होते हैं तो 180 डिग्री को हम क्या करेंगे? अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे? उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10,800 मिनट। तो 2 राइट एंगल्स के अंदर यानी 2 कायमा ज़ावियों में मिनट्स की तादाद बन जाएगी 10,800। 2 कायमा ज़ावियों में मिनट्स की तादाद वो हमारे पास आ जाएगी 10,800 मिनट।